हेलो बच्चों, मैं भावेश्वर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के, यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। बच्चों, हमने बहुत बार बातें सुनी होगी कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से सबसे एक बेसिक फॉर्मूला जिसकी हम बात करें तो हम देखेंगे। तो बच्चों, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हम इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, इसकी जो बेस है यानी जो इसकी जमीन होगी और इसकी जो ऊंचाई यानी हाइट जो होगी इसकी, उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बच्चों, इन सब का एरिया कैसे आया ये हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है। इसके लिए एक ब्रीफ वीडियो में अलग से आपके लिए बनाऊंगा, परंतु यहाँ पे मेन बात है हमें समरूप त्रिभुजों के एरिया की बात करनी है। तो फटाफट से इन सभी ट्राइंगल का एक ब्रीफ ले लेते हैं कि इनका क्या फॉर्मूला होता है और आगे बढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया निकालने पे, जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमारा बच्चों अगला हमने देखा होगा कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी हमारा जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वह कैसे निकालते हैं। बच्चों, वे सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कुछ भी नहीं है बच्चों, इसके अंदर भी सेम हाइट इंटू बेस को करके एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है, बट वो कैसे डिराइव हुआ है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। परंतु अभी हमें याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। वहीं पे एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बच्चों जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसका एरिया निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू बी ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जहां पे दो साइडें आपस में इक्वल होती है, दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और एक साइड हमारी अलग होती है। तीसरा है हमारा एरिया ऑफ स्केलेंट ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं यानी सारी साइड्स और सारे एंगल अलग अलग होते हैं, जिसे हम हिंदी में विषमबाहु त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, हम अगर स्केलेंट ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिकोण की बात करें तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि तीन अलग अलग भुजाएं और तीन अलग अलग कोण होते हैं हमारे पास। इसका अगर हमें पैरामीटर यानी इसकी परिधि अगर हमें निकालनी हो तो वह कैसे निकालते हैं वह हम ऐसे निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले इन तीनों साइड्स को जोड़ देंगे। इन तीनों साइड्स को जोड़ने पे हमें एक पैरामीटर मिलता है यानी परिधि मिलती है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अभी हमें कोई भी वैल्यू का ज्ञात नहीं है तो हम उसे एस से डिनोट कर देते हैं, एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। वो डिनोट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यहाँ पे देख पा रहे हैं, √s ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है बच्चों, हमने क्या किया, पैरामीटर को पहले फर्स्ट साइड के साथ माइनस किया, फिर दूसरी साइड के साथ माइनस किया, फिर तीसरी साइड के साथ माइनस किया, और जो भी उनका आंसर आया उनको आपस में हमने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई करा दिया। और एक जो कंप्लीट आंसर था उसको पूरे पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, और जो आंसर होगा हमारा वो स्केलेंट ट्राइंगल का एरिया होगा हमारा। और ये फॉर्मूला बच्चों आप केवल स्केलेंट ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिकोण में ही नहीं यूज कर सकते, वो आप किसी भी त्रिभुज के अंदर यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर भी यूज कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी ये यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जिस भी ट्राइंगल के अंदर आप चाहो उस ट्राइंगल के अंदर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमें समझ में आ गया कि अलग अलग ट्राइंगल्स का एरिया हम निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं। परंतु अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हो, मतलब अगर हमारे पास समरूप त्रिभुज हो, जिस चैप्टर की हम बात करते आ रहे हैं, अगर वही चैप्टर का अगर हमें एरिया निकालना हो, उन्हीं ट्राइंगल्स का, अलग अलग ट्राइंगल्स है उनके एरिया को अगर कंपेयर करना हो, निकालना हो, तो वह कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, अब अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की बात करें, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक थ्योरम हमें बुक के अंदर दे रखी थी, यानी एक प्रमेय हमें बुक के अंदर बता रखी थी। उस प्रमेय में क्या लिखा था, प्रमेय कहती है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी ये हमें क्या बताना चाह रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं और इसे फिर और अच्छे से समझते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अभी इसने क्या कह दिया हमें तो समझ ही नहीं आया। बच्चों, मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना रखे हैं, एक ट्राइंगल एबीसी बना रखा है और एक ट्राइंगल डीईएफ बना रखा है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल है। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो हमारी इनकी तीनों की जो भी साइड्स होंगी वे सभी रेशियो में होंगी, यानी अनुपात में होंगी। ये बात आप सबको पता है। पर अगर हम जब एरिया की बात करते हैं, इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वह कैसे कंपेयर होंगे। तो बच्चों, वह कंपेयर इस प्रकार होंगे। तो जो थ्योरम जिस प्रकार बोल रही है हमें, थ्योरम कहती है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC, अगर हम इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालें, उसको कंपेयर करें, यानी उसके अपॉन में अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF रखें, हम अगर उसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF रखें और अगर उसको इक्वेट कर दे इनके तीनों में से कोई भी दो साइड जो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं जो है, अगर उनको आपस में लिख लें, जैसे यहां पे मैं AB अपॉन DE लिख रहा हूं बच्चों, अगर मैं इनको स्क्वायर करा दूं, मतलब इनका वर्ग निकाल ले, हम इनका स्क्वायर निकाल ले, तो वह उसके बराबर आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूं कि बच्चों इसका आंसर डिवाइड करने पे मेरे को 2/4 मिल रहा है, तो अब जो हमारी AB अपॉन DE जो होगी ना बच्चों, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। अभी आपको समझ में आया मैंने क्या बताया बच्चों आपको? मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर आप उनके एरिया को कंपेयर करते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालोगे आप, तो क्या होगा, हमारा इनका जो भी एरिया आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो भी है उस ट्राइंगल की, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में से आप किसी का भी अपॉन में रेशियो ले लें, जो भी रेशियो का आएगा आपका कटने के बाद, जो भी रेशियो फाइनल रेशियो आपके पास है, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वह हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो आपको ये बात अगर समझ में आई मेरी बच्चों, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं इसको ये आया कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं। तो बच्चों अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, अगर हम इसको देखें कि आखिर ये थ्योरम आया कैसे, वो आंसर जो हमारा आ रहा है वो अगर कैसे आ रहा है, तो वो बड़ा सिंपल तरीका है देखने का। सबसे पहला आसान तरीका किसी भी बात का अगर मैं आपसे कहूँ, तो कोई भी आपको अगर आके बोले कि बच्चों एरिया निकाल के दिखाओ हमें किसी भी चीज़ का, तो एरिया निकालने का सिंपल तरीका होता है उसकी ऊंचाई और उसकी जो भी ऊंचाई होता है और उसकी जो भी ज़मीन होती है ना, जितना भी ज़मीन का सरफेस होता है हमारा, उसको उसकी ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करा दो, यानी बेस को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों हम वही करने वाले हैं। हमें क्या पता है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हैं। कैसे जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना? हमें पता है जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके अंदर उसकी हाइट और बेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, अगर वह करें तो हमें एक एरिया निकल के आ जाता है। वैसे ही हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल ABC लिया और एक ट्राइंगल PQR लिया। यही बात करी हमने, एक पहला ट्राइंगल हमारा ABC है, दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है बच्चों, PQR है। इस ट्राइंगल ABC के अंदर हमारा BC बेस है और इस ट्राइंगल PQR के अंदर हमारा QR बेस है। यहाँ पे ABC के अंदर हाइट हमारी AM है और PQR के अंदर हाइट हमारी PN है। ये बात हमें पता है बच्चों। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया कि दोनों ट्राइंगल ABC और PQR का एरिया निकाल लिया। सबसे पहले एरिया निकाला हमने ट्राइंगल ABC का, जहां पे हमें क्या मिला, हाफ, बेस क्या था मैंने बताया BC, इंटू हाइट क्या थी हमारी AM, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमें फर्स्ट का एरिया मिल गया ट्राइंगल का। जब फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया मिला तो हमने दूसरे ट्राइंगल के ऊपर बात करी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के अंदर बेस था हमारा QR और हाइट थी हमारी PN, तो वही बेस इंटू हाइट QR इंटू PN, ये हमने क्या निकाल लिया, दोनों का एरिया निकाल लिया। जब इन दोनों का एरिया आया ना बच्चों, अब हमने एरिया निकाल लिया, मैंने आपसे बात करी थी उनको अपॉन में रखो, डिवाइड कराओ, ठीक है, डिवाइड कराओगे तभी कंपेयर कर पाओगे। कंपेयर रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा आपस में एक दूसरे से डिवाइड कराना पड़ता है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को निकाला और इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करा दिया, क्योंकि कंपेयर करना है भैया, डिवाइड तो कराना बहुत जरूरी है। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ क्या कराया, डिवाइड कराया। जब डिवाइड कराया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ, तो हाफ से हाफ तो कट गया, ये बात हमें साफ दिख रही है। क्या आ रहा था आंसर हमारा, हाफ इंटू BC इंटू AM और हाफ इंटू QR इंटू PN, ये हमें मिल रहा था। अभी इस बात को यहीं पे लेके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे तो कंपेयर करा लिया, हमें पता चल गया कि ये रिजल्ट आ रहा है। अब हमें जो सामने वाला रिजल्ट था उसके ऊपर बात करते हैं और एक बार आगे चलते हैं। हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल दो देखे। सबसे पहला एक ये छोटा ट्राइंगल देखा ABM, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख रखा है इन ट्राइंगल ABM, और दूसरा मैंने ट्राइंगल देखा है छोटा वाला ट्राइंगल PQN, ये भी मैंने आपके सामने लिख रखा है ट्राइंगल PQN। यहाँ पे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि एंगल B जो है वो मेरा एंगल Q के बराबर है। कैसे बच्चे बराबर है, क्योंकि मैंने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये हमें पता है, और हम सिमिलर ट्राइंगल के एरिया को निकालने जा रहे हैं। जब हमारे ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो हमारा ट्राइंगल एंगल B जो है हमारा एंगल Q के इक्वल होता है।
ये बात हमें पता है कि हमारे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल हो गया। इसी प्रकार हमारा एंगल एम जो है, ये वाला एंगल जो है एम या फिर ये वाला एंगल जो है, ये 90 डिग्री के हैं और एन भी एंगल हमारा 90 डिग्री का है। जब एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो दोनों की वैल्यू बराबर हुई, तो एंगल एम भी एंगल एन के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के थे। जब हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री के, तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये छोटे छोटे ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन भी सिमिलर हो गए। बात समझ में आई आपको? तो अभी तक हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाला, उनको आपस में कंपेयर कराया। कंपेयर कराने के बाद हमने दो छोटे ट्राइंगल को क्या कर दिया बच्चों, उनका सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हुए तो मजे की बात देखना क्या हुआ। मजे की बात बच्चों ये आई, यहाँ से हमको पता चला कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है, यानी ये साइड अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे रेशियो में होंगी, किसके बराबर होगी, ए एम अपॉन पी एन के। किसके बराबर होगी, ए एम अपॉन पी एन के और बी एम अपॉन क्यू एन के। ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो में होंगी, यानी अनुपात में होंगी। जब ऐसा हुआ तो इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया बच्चों, फोर्थ का नाम दिया। अब गौर से देखना बच्चों, जब इक्वेशन फोर्थ में मैंने क्या देखा, ए बी अपॉन पी क्यू मेरा किसके इक्वल था बच्चों, ए एम अपॉन पी एन के। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने यहाँ से हाफ कट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन। यही मिला मेरे को। आप भी मेरे से एग्री करेंगे, मेरे को यही मिला। अभी मैं यहाँ ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल कर दिया मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू के। अगर मैं यहाँ ए एम अपॉन पी एन की जगह ए बी अपॉन पी क्यू कर लिख दूँ तो कुछ गलत होगा? नहीं होगा। यहाँ पे मैंने वही किया कि ए एम अपॉन पी एन को मैंने किससे चेंज कर दिया बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू से चेंज कर दिया। जब ए बी अपॉन पी क्यू से चेंज किया तो गौर से देखना मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पहले से सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर हमें से पहले से सिमिलर है, तो मेरा ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर इसके सिमिलर हो जाएगा। तो मेरा ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर के। वापस गौर से देखेंगे किसके इक्वल है बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू मेरी ये साइड किसके इक्वल है, मेरे बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर के इक्वल आएंगी रेशियो में। तो मेरे को पता लगा कि बी सी अपॉन क्यू आर के जब ये इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू मेरी बी सी अपॉन क्यू आर के जब इक्वल है, तो क्या मैं बी सी अपॉन क्यू आर को भी ए बी अपॉन पी क्यू लिख दूं, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैंने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये आपस में बराबर थी तो ए बी से ए बी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ए बी से ए बी मल्टीप्लाई हुआ, पी क्यू से पी क्यू मल्टीप्लाई हुआ। ए बी से ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे को मिला ए बी का स्क्वायर, पी क्यू से पी क्यू मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे को मिला पी क्यू का स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर बन के मेरे को क्या मिल गया, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो बच्चों समझ में आया मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों ट्राइंगल को पहले एरिया निकाला, उन एरिया को आपस में कंपेयर कराया, फिर दो छोटे छोटे ट्राइंगल है इस परपेंडिकुलर की मदद से हमने दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। जब छोटे ट्राइंगल सिमिलर हुए तो छोटे ट्राइंगल की सिमिलर होने से हमें ये जो हाइट आ रही थी हमारी एक ट्राइंगल के अंदर, वो भी उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर आ गई। जब उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर आ गई तो वे सभी रेशियो आपस में बराबर थे। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमें उसके स्क्वायर के बराबर मिल गया। तो ये बात समझ में आई बच्चों, मैंने आपको समझाया जब, तो हम कह सकते हैं कि ना ही सिर्फ ए बी अपॉन पी क्यू बल्कि ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर इनका भी अगर स्क्वायर करें तो वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जो भी आंसर आएगा वह ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर के होल स्क्वायर या ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बच्चों इसका प्रूफ समझ में आया कि आखिर होता कैसे। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर हम इस सिमिलर ट्राइंगल्स को जो एरिया को अभी हम समझ के आए, हमने देखा था कि क्या होता है एरिया, समझ लिया कि अगर उनको कंपेयर करो तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के बराबर आता है रेशियो जो हमारा आता है। तो इसी प्रकार इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमें बुक के अंदर दिया हुआ है। वो क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल आपके सामने है ना बच्चों, ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है और इनका एरिया आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है। जो ट्राइंगल एबीसी है ना बच्चों, इसका ट्राइंगल एरिया तो आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और जो हमारा ट्राइंगल डीईएफ है उसका एरिया में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
इसमें से साइड EF का भी हमें बता रखा है, हमें बोल रखा है कि ये जो साइड EF है वो 15.4 सेंटीमीटर है। तो साइड EF है हमारी वो क्या है बच्चों, 15.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें साइड BC फाइंड करनी है। अब गौर से देखें तो इन्होंने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल यानी समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज जब होते हैं बच्चों तो हमें पता होता है कि जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, संगत भुजाएं जो होती है, वे आपस में रेशियो में होती है। यानी BC अपॉन EF होगा भैया रेशियो में। तो ये हमें दिमाग में क्लिक हो गया पहले, क्योंकि इन्होंने BC ही पूछा है हमसे, इन्होंने भी चालाकी से सिर्फ BC पूछा हमें और कुछ नहीं पूछा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और हमें ये भी पता है कि हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, यानी इन दोनों के एरिया के रेशियो को भी अगर कंपेयर करेंगे तो उसको किससे इक्वेट कर सकते हैं, BC अपॉन EF के साथ इक्वेट कर सकते हैं, उसके स्क्वायर के साथ इक्वेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी थ्योरम है पिछली वाली जिसने हमें ये सिखाया है। अगर ये हमें समझ में आ गया बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कभी आपने गौर किया होगा जब एरिया होता है हमारा उसके साथ यूनिट में स्क्वायर लिखा होता है हमेशा, जैसे अपने यहाँ पे लिखा होगा। और बाकी अगर साइड की बात करें तो 15.4 सेंटीमीटर ही लिखा है केवल, यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों जब स्क्वायर निकलता है तो दो डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, हाइट और बेस को। जैसे हमने स्क्वायर निकाला तो मैंने बताया बेस और हाइट दो डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई कराया है। जब दो डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होती है, कभी भी दो चीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कोई भी दो चीज, यानी अगर मैं आपको साइड, एक हाइट भी साइड कह सकते हैं और एक बेस को भी साइड कह सकते हैं, यानी दोनों को भुजा कह सकते हैं। इन दोनों भुजा को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, s इंटू एस स्क्वायर मिलेगा। कोई भी दो सेम चीज को मल्टीप्लाई कराने से हमें उसका स्क्वायर मिल जाता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। परंतु यहाँ पे जब EF की बात करी तो ये तो केवल एक ही डायमेंशन है, केवल एक ही साइड के बारे में बात हो रही है, केवल EF ये वाली साइड बेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे केवल 15.4 सेंटीमीटर ही दिया गया, जिसमें अगर किसी और से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम इसको तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है और वो भी एक एरिया निकल जाता। तो बात समझ में आई बच्चों? इसलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पे समझते हैं। तो बच्चों अगर हम गिवन की बात करें, इसके अंदर अगर हम देख ले कि हमें क्या गिवन है, तो हमने देखा कि ट्राइंगल ABC हमारा ट्राइंगल DEF के सिमिलर है, ये हमें गिवन था। साथ में हमें ट्राइंगल ABC का क्या दे रखा था बच्चों, एरिया दे रखा था। एरिया क्या था हमारा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर को हम ढंग से लिख लेंगे। और ट्राइंगल DEF का एरिया में दे रखा था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे हमें EF जो दे रखा था वह दे रखा था हमें 15.4 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये जो साइड दे रखी थी वह भी हमें क्या दे रखी थी, 15.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये सब पता था और हमें क्या पता करना था, BC। हमें सिर्फ BC साइड पता करनी थी। BC साइड पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो रामबाण हमें मिला वो मिला ये ट्राइंगल सिमिलर होके। जब ये ट्राइंगल सिमिलर था तो हमें पता था कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वे आपस में रेशियो में होती है, यानी AB अपॉन D जो होगी AC अपॉन DF के इक्वल होगी और BC अपॉन EF के इक्वल होगी। ये हमें रेशियो में पता थी सिमिलर ट्राइंगल्स की। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होता है वह अगर दूसरे एरिया के ट्राइंगल के साथ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ कंपेयर करूं तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, यानी BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर आता है। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमारे किसके स्क्वायर के बराबर होगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर। अब हम गौर से देखते हैं, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF से अगर हम निकालें, कंपेयर करें तो वो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है हमारा वो कितना दे रखा है हमें, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं कुछ 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था बच्चों, 64 को मैं 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था। वहीं 121 सेंटीमीटर हमें किसका दे रखा था, DEF का, यानी इसको अगर हम देखें तो 11 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर से दे रखा था। तो जब स्क्वायर स्क्वायर चारों साइड आ गया तो इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कटा और इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट गया बच्चों, ये हमने देख लिया। जब ऐसा हुआ तो हमने क्या किया आगे, हमें क्या मिल गया, हमें मिला 8 अपॉन 11 यानी 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। बहुत आसानी से सबको समझ में आने लग गया। यहाँ पे तो 64 हमें गिवन था, 64 को मैंने किस प्रकार लिख लिया, 8 का स्क्वायर, 121 को 11 का स्क्वायर। देखा तो स्क्वायर से स्क्वायर कटे, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर थे, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर थे, दोनों आपस में कट गए। जब कट गए तो हमें क्या मिला, 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों, अब देखना
यहाँ पे मैंने क्या किया, BC को सिर्फ इधर रखा, BC को इधर रखने के बाद मैंने 15.4 को इधर उठा के ले गया तो वो 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 11 नीचे डिवाइड में था। 11 को जब 15.4 से कट करा मैंने तो मेरे पास वैल्यू आई बच्चों 1.4। जब वैल्यू 1.4 आई और उसको जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई कराया तो मुझे सिंपल सा आंसर मिल गया बच्चों, क्या, 11.2, यानी 11.2। और इसको अगर हम यूनिट में लिखते तो इसकी यूनिट होगी बच्चों सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर के अंदर ही दी हुई है। तो हमें BC की वैल्यू निकाल ली बच्चों कितने आसानी से। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या था, दोनों ट्राइंगल के एरिया को अपॉन में डिवाइड कराना है और किससे इक्वल करना है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के साथ। समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम आपने बचपन से पढ़ते हुए आए थे बच्चों। आज इस थ्योरम को सिमिलैरिटी की मदद से प्रूव कर देंगे। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हमने देखा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जो हम पिछली क्लासेस में काफी बार पढ़ते हुए आए हैं। उसी का एक नया अंदाज इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। आगे उस थ्योरम के बारे में हम बात करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।